हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वर्क एंड एनर्जी चैप्टर के साइंस एग्जाम्पलर एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए बॉडी फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स अर्थ, जब एक बॉडी अर्थ की तरफ गिरती है, देन इट्स टोटल एनर्जी, तो इसकी टोटल एनर्जी क्या हो जाती है? ऑप्शन में लिखा है इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन्स कांस्टेंट, फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। तो जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है तो हम जानते हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। बट ओवरऑल एनर्जी जो उसकी होगी, ओवरऑल एनर्जी जो होगी वो उसकी कांस्टेंट रहेगी। ओवरऑल एनर्जी कंजर्व्ड रहती है, कांस्टेंट रहती है, और वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा रिमेन कांस्टेंट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कार इज एक्सीलरेटेड ऑन ए लेवल रोड। एक कार जो है लेवल रोड पर चल रही है, इस तरीके का रोड है, ठीक है, इस पर जो कार है वो चल रही है, ठीक है, कार चल रही है, कार लेवल रोड पर चल रही है एंड अटेन्स ए वेलोसिटी 4 टाइम दैट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। इसका एक्सीलरेशन हुआ और वेलोसिटी 4 टाइम्स हो गई। पहले वेलोसिटी v थी तो बाद में 4 भी हो गई, यानी तेज़ हो गई। अच्छा, तेज़ होने से क्या हो जाएगा? इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी। कहा गया इन दिस प्रोसेस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कार, पर उन्होंने काइनेटिक एनर्जी का तो पूछा नहीं, उन्होंने पोटेंशियल एनर्जी का पूछा। तो कार तो ऐसे सीधे जा रही है ना, सीधे हॉरिजॉन्टल रोड पे जा रही है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ रही है बट पोटेंशियल एनर्जी में फ़र्क नहीं पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी में फ़र्क कब पड़ता है? जब बॉडी ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मोशन करती है तब फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है उसकी कैसी रहेगी? डज नॉट चेंज आ जाएगी। ठीक है, अगर काइनेटिक एनर्जी का बोलता है तो काइनेटिक एनर्जी जरूर बदल रही थी। काइनेटिक एनर्जी कितनी बदल जाती? देख लीजिए जरा एक बार, पूछा नहीं है बट फिर भी देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है। बाद वाली काइनेटिक एनर्जी को अगर हम काइनेटिक एनर्जी डैश कह दें तो हाफ m v क्या हो जाएगा? 4v हो जाएगा, और स्क्वायर होके 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, जो कि यहाँ आ जाएगा बाहर 16 इंटू हाफ mv²। और हाफ mv² क्या है? ये क्या है? ये है पुरानी वाली काइनेटिक एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी डैश क्या हो गई? 16 टाइम्स पुरानी वाली काइनेटिक एनर्जी की। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी 16 टाइम्स हो जाएगी। पर उन्होंने पूछा ही नहीं, उन्होंने तो पोटेंशियल एनर्जी का पूछा, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी नहीं बदलेगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया, इन केस ऑफ नेगेटिव वर्क द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो जब वर्क नेगेटिव होगा तो क्या एंगल होगा? तो आपने जब चैप्टर पढ़ा था तो ये पढ़ा होगा कि जब एक्यूट एंगल होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, ये बॉडी है, इस पर ये फोर्स लग रहा है और इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर जो एंगल है, ये एंगल अगर एक्यूट एंगल है 90 से कम है तो पॉजिटिव वर्क होता है, और यही एंगल अगर 90 डिग्री हो जाए, यही एंगल अगर 90 डिग्री हो जाए, यानी जो फोर्स है वो कैसा लगे? ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अलॉन्ग लग रहा हो, ऊपर या नीचे परपेंडिकुलर, तो ये जो एंगल है वो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, तो जीरो वर्क हो जाएगा। पर यही फोर्स अगर कुछ ऐसे लगे कि डिस्प्लेसमेंट किधर भी हो रहा है, फोर्स इधर साइड लग रहा है, ठीक है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच 180 डिग्री का तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच 180 डिग्री का एंगल बन जाए, तब क्या होगा? वर्क जो होगा वो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स के केस में होता है तो वर्क निगेटिव हो जाएगा। तो निगेटिव वर्क के लिए एंगल कितना चाहिए? एंगल चाहिए 180 डिग्री। तो यहाँ जो जवाब हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा गया एक आयरन स्फीयर है, इसका मास 10 किलोग्राम है, हैज़ द सेम डायमीटर एन एल्यूमिनियम स्फीयर ऑफ मास 3.5 किलोग्राम। जैसे ये आयरन का है, ये एल्युमिनियम का है, ठीक है, एक का मास 10 किलोग्राम है और एक का 3.5 किलोग्राम है। एल्युमिनियम थोड़ा हल्का होता है, ये आयरन है Fe और ये एल्युमिनियम है Al। ठीक है, तो आयरन और एल्युमिनियम दोनों के जो स्फीयर्स हैं, ठीक है, दोनों का जो डायमीटर है सेम है, मतलब छोटे बड़े नहीं है, सेम डायमीटर के हैं, पर आयरन वाला हैवी होगा क्योंकि वो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, एल्युमिनियम वाला हल्का है। बोथ आर ड्रॉप साइमल्टेनियसली फ्रॉम ए टॉवर, दोनों को एक टॉवर से नीचे गिरा दिया गया। एक ही टॉवर से गिराया गया तो दोनों सेम हाइट से गिराए गए। तो कहा गया है व्हेन दे आर 10 मीटर अबव द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर होंगे, कॉमा दे हैव द सेम, तो क्या सेम होगा? एक्सेलरेशन सेम होगा या मोमेंटम सेम होगा या पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो जब वो नीचे से ज़मीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर होंगे, दोनों ही जने, दोनों जब 10 मीटर की ऊंचाई पर होंगे तो उन पर सेम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा होगा। काइनेटिक एनर्जी अलग हो जाएगी क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है और दोनों का मास अलग अलग है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी भी अलग अलग हो जाएगी क्योंकि mgh होती है तो उसमें भी मास आता है। मोमेंटम भी अलग हो जाएगा, क्यों? क्योंकि मोमेंटम क्या होता है?
p बराबर mv, तो उसमें भी मास आता, तो जिसमें भी मास आएगा वो क्वांटिटी अलग अलग हो जाएगी। एक्सीलरेशन ग्रेविटी की वजह से होगा, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन वो सेम होगा। तो क्या सेम होगा? एक्सीलरेशन। तो सही जवाब यहाँ हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है ए गर्ल इज कैरिंग ए स्कूल बैग ऑफ 3 किलोग्राम ऑन हर बैक एंड मूव 200 मीटर ऑन ए लेवल रोड। तो कितना मास कैरी कर रही है वो? 3 किलोग्राम। और कितना डिस्टेंस कवर करती है? 200 मीटर। जी की वैल्यू 10 लेनी है। कहा गया है वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट कितना वर्क किया। अब देखो यहाँ पर एक बात समझ लो, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगता है और वो हॉरिजॉन्टल जा रही है, तो यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट कितना वर्क करना पड़ा उसको? 0। तो जब 90 डिग्री का एंगल आता है तो उस फोर्स की वजह से 0 वर्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 वर्क आ जाएगा। तो सही जवाब हो जाएगा डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की यूनिट नहीं है, कौन? जूल, ये तो होती है, फिर है न्यूटन मीटर, फिर है किलोवाट, फिर है किलोवाट आवर, ठीक है। तो न्यूटन मीटर, न्यूटन का की फोर्स की यूनिट होती है, मीटर का की डिस्प्लेसमेंट की। तो वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स न्यूटन में और डिस्प्लेसमेंट मीटर में, तो वर्क डन की यूनिट भी जूल होती है, तो ये भी सही है। तो एनर्जी की यूनिट जूल भी होती है, एनर्जी की यूनिट जूल का ही आप एक तरफ सिनोनिमस टर्म है, न्यूटन मीटर आप कह सकते हैं इक्विवेलेंट टर्म है। किलोवाट पावर की यूनिट है और किलोवाट आवर फिर से एनर्जी की यूनिट है, क्योंकि आपको क्या पढ़ाया गया था? पावर इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम, तो एनर्जी और आवर पावर इनटू टाइम। अब पावर आपकी किलोवाट में, टाइम आवर में हो गया, तो किलोवाट आवर एनर्जी की यूनिट हो गई, जबकि किलोवाट पावर की यूनिट हो गई। तो किलोवाट क्या है? वो एनर्जी की यूनिट नहीं है। तो सही जवाब यहाँ जो हमें चुनना है वो सी हो गया। नेक्स्ट कहा गया द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन। किसी ऑब्जेक्ट पर जब वर्क किया जाता है तो वो किस पर डिपेंड नहीं होता। तो आप बताइए W इज इक्वल टू क्या होता है? FS cos थीटा। लिखा है डज नॉट डिपेंड अपॉन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट पर तो डिपेंड कर रहा है, फॉर्मूले में आ रहा है डिस्प्लेसमेंट। फोर्स अप्लाइड वो भी आ रहा है, एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वो भी आ रहा है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वर्क डन के फॉर्मूले में इनिशियल वेलोसिटी आती ही नहीं है, तो यहाँ पर किस पर डिपेंड नहीं होगा? वर्क डन इनिशियल वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं होगा, तो हो जाएगा डी। नेक्स्ट का है वाटर स्टोर्ड इन अ डैम पजेसेस। वाटर स्टोर्ड इन अ डैम, एक डैम में वाटर स्टोर्ड है तो उसमें क्या एनर्जी होगी? तो जब वाटर स्टोर्ड हो जाता है किसी बांध में, बहुत ऊंचे रिजर्वायर में बहुत ऊंचाई तक भरा होता है, तो उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। क्या हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। नेक्स्ट कहा गया ए बॉडी इज फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट h, ठीक है, h हाइट से एक बॉडी जो है वो गिर रही है, ठीक है। कहा गया है आफ्टर इट हैज फॉलन h/2 हाइट, जब वो आधी दूरी पर पहुंच गई यहाँ पर, तो अब कहा गया बताइए यहाँ पर इट विल पजेस, इसमें क्या होगा? ओनली पोटेंशियल एनर्जी। ओनली पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं होगी, क्योंकि नीचे भी अभी उसको जाना है ना, काइनेटिक एनर्जी भी होगी। नीचे लिखा ओनली काइनेटिक एनर्जी, ओनली काइनेटिक एनर्जी भी नहीं होगी, क्योंकि ज़मीन से उसकी कुछ ऊंचाई तो भी बची है ना, कितनी बची है? h/2 बची है, तो भी पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, काइनेटिक एनर्जी भी होगी। अब कितनी होगी? क्योंकि एक्चुअल हाफ वे आ गई है, तो ऊपर से गिर रही होगी, तो आधी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में और आधी बचेगी, क्योंकि ज़मीन से वो अभी हाफ ऊंचाई पर तो है ही, ठीक है। तो हाफ पोटेंशियल एनर्जी और हाफ काइनेटिक एनर्जी, ओके। तो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा सी। ओके बच्चों, आई होप आपको सभी सवाल समझ में आ गए होंगे। यहाँ पर MCQ इस चैप्टर के कंप्लीट होते हैं। इसी प्रकार अदर चैप्टर के MCQs भी हैं, सभी चैप्टर्स के MCQs मैंने कराए हुए हैं, जिनको आप अपने फाइनल एग्जाम से पहले अच्छे से रिवाइज कर लें। लेकिन ध्यान रहे, पहले आपको हमारे नोट्स अच्छे से पढ़ने हैं, उसके बाद आपको NCERT क्वेश्चंस करने हैं, उसके बाद आपको एग्जाम्पलर के ये MCQs पढ़ने हैं, ठीक है। और अन्य क्वेश्चन बैंक बुक से पढ़ने हैं, ठीक है। और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।